आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं यूएन मिशन में गया था, अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा था। 2000 की बात है। और वहां पे बहुत सारे देशों की सेनाएं थी। अमेरिकन्स भी थे, ब्रिटिशर्स भी थे, जर्मन्स भी थे, बांग्लादेशीज भी थे, पाकिस्तानीज भी थे, नाइजीरियन, रशियन, यूक्रेनियन सभी थे। तो पाकिस्तानियों के साथ जब इंटरेक्शन होता था तो हम इंडियन ऑफिसर्स हंसी मजाक में उनसे कहा करते थे कि यार देखो, अगर हमने अपनी सर्विस में अच्छा किया तो हम मैक्सिमम जनरल बन सकते, लेकिन अगर तुमने अच्छा किया तो तुम जनरल बनने के साथ साथ हेड ऑफ स्टेट भी बन सकते हो। लिमिटेशंस हैं। हम चाहते ये हैं कि फौरन तुर्की आए, बमबारी कर दे, इसराइल पे लेके जो है उसको जो है बर्बाद कर दे। एक चीज हम पर ये वाज़ेह होनी चाहिए कि तुर्किया जो है अभी भी मुस्लिम मुल्क होने की कीमत चुका रहा है। जो है सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। वाज़ेह इसलिए नहीं है क्योंकि जैसा कल मैंने आपके प्रोग्राम में जो बात बताई थी वही है कि इस वक्त जो है सूरत हाल ये है कि अमेरिका और यूरोप वो बहुत बड़ा षड्यंत्र उन्होंने मिडिल ईस्ट कंट्रीज के खिलाफ रचा। इस वक्त एक तरफ ईरान को रखा है फंसा के, दूसरी तरफ आप देखिए रावलपिंडी के अंदर रिवोल्ट हो रहा है मिलिट्री के अंदर। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। एक चीज जो आपने कही ये कि चीन और ईरान से बहुत मुत्तसिल है, बहुत राब्ते में है पाकिस्तान। तो क्या एक सवाल ये मेरा भी है आपसे कि क्या फिर ये माना जाए कि अमेरिका के करीब नहीं? मुझे लग रहा है कि अमेरिका के ज्यादा करीब है। और अभी जो बातचीत है वो यही कि किसी तरीके से फिर बातचीत शुरू हो जाए। इससे पहले पाकिस्तान ने ही कोशिश की थी। एक और बहुत बड़ा सवाल कि क्या इसलिए भी पाकिस्तानी डेलीगेशन जा रहा है? कह तो रहा है कि अमेरिका के ताल्लुक से बात करेंगे, लेकिन क्या वो जो मक्का पैक्ट हुआ है क्या उसके हवाले से भी बात करने जा रहा है? क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ी चीज है, इसमें अभी कुछ भी हम कोई हतमी फैसला नहीं ले सकते कि क्या हो रहा है, कि इसके पीछे क्या है, कौन है, किस तरीके से चीजें हैं, हम नहीं कह सकते। तो इस पे मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा से आप जरूर क्लियर करें कि पाकिस्तान पे कितना भरोसा किया जाए। मैं टर्की और सऊदी की भी बात नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तान पे कितना भरोसा किया जाए। जबकि आसिम जनरल मुनीर जो है वो आप जानते हैं कि भाई वहां जो जनरल हिंदुस्तानी जैसे आप जैसे जनरल नहीं होते हैं, उनको बिरयानी खानी है व्हाइट हाउस पे, हाँ, और उसके बाद क्या क्या करना है वो सब आपको पता है। तो चूंकि अब आप लोग जो है जनरल जनरल लोग जो है बोलेंगे नहीं एक दूसरे के उस पर, लेकिन मैं पूरे उस पर बात कर रहा हूं सिनेरियो पे कि मतलब कितना भरोसा अब ईरान करेगा और कितना भरोसा हम लोग करें। देखिए, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है मुमताज भाई, और मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं यूएन मिशन में गया था, अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा था। 2000 की बात है। और वहां पे बहुत सारे देशों की सेनाएं थी। अमेरिकन्स भी थे, ब्रिटिशर्स भी थे, जर्मन्स भी थे, बांग्लादेशीज भी थे, पाकिस्तानीज भी थे, नाइजीरियन, रशियन, यूक्रेनियन सभी थे। तो पाकिस्तानियों के साथ जब इंटरेक्शन होता था तो हम इंडियन ऑफिसर्स हंसी मजाक में उनसे कहा करते थे कि यार देखो, अगर हमने अपनी सर्विस में अच्छा किया तो हम मैक्सिमम जनरल बन सकते, लेकिन अगर तुमने अच्छा किया तो तुम जनरल बनने के साथ साथ हेड ऑफ स्टेट भी बन सकते हो। तो आपकी बात बड़ी सही है कि देखिए, अगर आप पाकिस्तान की तारीख देखें तो जिन्ना की डेथ के बाद और लियाकत अली के असैसिनेशन के बाद पाकिस्तान का कंट्रोल कुछ दिन ब्यूरोक्रेसी के हाथ में रहा और उसके बाद फिर मिलिट्री के हाथ में चला गया। 1958 से मिलिट्री डायरेक्ट जो अयूब खान थे उनके अंडर में आ गई, और उसके बाद से मिलिट्री का रोल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर खत्म नहीं हुआ। वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली
पाकिस्तान के जितने भी गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर वो हावी हैं। और ये जो अभी आसिम मुनीर आए हैं, इन्होंने एक तरह से जो पूरा पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम था उसको कहते हैं कि मफलूज बना के वहां की जुडिशरी पे, वहां के इलेक्शन कमीशन पे, वहां की पुलिस पे, वहां की ब्यूरोक्रेसी पे, इंटेलिजेंस तो खुद आईएसआई कंट्रोल करती है, जिसका हेड एक सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल होता है जो कि आर्मी चीफ को रिपोर्ट करता है। तो सारा एक तरह से परवेसिव कंट्रोल वो आसिम मुनीर का है। आप कभी पिक्चर देखिएगा कि जब प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ साथ होते हैं तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो आर्मी चीफ की तरफ ऐसे देखता है जैसे कोई सेकंड लेफ्टिनेंट अपने बॉस की तरफ देखता है, जनरल की तरफ। तो उसकी बॉडी लैंग्वेज ये इंडिकेट करती है कि भाई देखो बॉस ये है, भले ही मैं प्राइम मिनिस्टर। लेकिन इन सब के बावजूद जो पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री देखें तो वो पहले स्ट्रीटों में रहे, स्टेंटों में रहे, बगदाद पैक्ट का हिस्सा रहे। उन्होंने ही चाइना के साथ अमेरिका के रिश्ते बनवाए 1971 में, और जब सोवियत फोर्सेस अफगानिस्तान में आई वही फ्रंट लाइन स्टेट बन के अमेरिका के साथ सोवियत संघ के खिलाफ मुजाहिदीन फोर्सेस खड़ा करके रेसिस्ट किया अमेरिका की, सऊदी अरब वगैरह की मदद से। और उसके बाद 9/11 के बाद जब अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान के अंदर आई तो वहां पे डबल गेम प्ले किया। एक तरफ उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड की, लेकिन दूसरी तरफ जो अमेरिकन जितने भी वहां के मिलिट्री फोर्सेस या जर्नलिस्ट या थिंकर, उन सब का मानना यह था कि इस हार में जो अफगानिस्तान से वो निकले हैं हार के, वो डायरेक्टली इसके लिए, अपने इस हार के लिए पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं। तो जो पाकिस्तान की और अमेरिका की रिलेशनशिप रही है वो बेसिकली बड़ी लव हेट वाली, और एक दूसरे के साथ, लेकिन इनके रिश्ते शुरू से रहे हैं और कभी ये एक दूसरे के साथ कॉपरेट करने लगते हैं, कभी एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं। अब जो आपका सवाल था, मैं ये बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा इसलिए दिया कि देखिए वहां का पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चल रहा है उसको समझने के लिए। अब अगर आप यहाँ की सिचुएशन देखते हैं तो कि ये जो पाकिस्तान का रोल सडनली इतना अहम इस खित्ते के अंदर कैसे हो गया। देखिए पाकिस्तान का रोल मेरी नजर में इनिशियली अहम नहीं था, लेकिन जब अपनी मैसिव फोर्स यूज करने के बाद अमेरिका अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाया तो इस खित्ते में किसी ऐसे मुल्क की जरूरत थी जो अमेरिका का मैसेज उसी ट्रस्ट के साथ ईरान तक पहुंचा सके और एक कम्युनिकेशन का जरिया बन सके। आज की तारीख में पाकिस्तान के अलावा ऐसा कोई दूसरा मुल्क था नहीं। जितने भी अरब कंट्रीज थे या तुर्की था, वो इस पोजीशन में नहीं थे कि ईरान उन पे ट्रस्ट कर पाता। सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा था जिसके ऊपर ईरानियन लीडरशिप का ट्रस्ट था, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और पाकिस्तान ऐसी सिचुएशन में था कि इस इलाके की जो दो बड़ी मेजर पावर्स हैं, चाइना और रशिया, चाइना के तो पाकिस्तान बड़ा करीब है, आयरन फ्रेंड्स कहलाते हैं, आयरन ब्रदर्स कहलाते हैं, और चाइना की वजह से उनके रिश्ते रशिया के साथ भी अच्छे हैं। तो वो उनकी इस पोजीशन की वजह से वो पाकिस्तान की अमेरिका को वहां निगोशिएशन के लिए जरूरत पड़ी। ईरान का वहां पे ट्रस्ट था। इनिशियली शुरुआत यहां से हुई, लेकिन जितनी मैंने खबरें पढ़ी है उसमें मैंने ये पढ़ा है कि जब ये सालिसी कर रहे थे तो इन्होंने जो दोनों पक्षों के मैसेजेस थे जो एक दूसरे के पास पहुंचाए वो बड़ी ईमानदारी के साथ पहुंचाए, और जिसकी वजह यह है कि ईरानियन, अगर आप देखें उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, स्टेटमेंट पे मत जाइए। जब ईरानियन लीडरशिप पाकिस्तान आती है या जब पाकिस्तानी लीडरशिप ईरान जाती है तो वो एक दूसरे को किस तरह से मिलते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। जब खामनाई साहब की
तदफीन होनी थी, वहां पे उनके बरियल के टाइम पे सबसे हाईएस्ट पावर्ड का डेलीगेशन पाकिस्तान से गया था और उन्होंने उसमें जाके शिरकत की थी। और जो उनके लिए एक साइकोलॉजिकल मैसेजिंग की वजह से जो आयत भी पढ़ी गई थी वो बड़ी डिफरेंट थी जो बाकी अरब ममालिक थे उन सब के मुकाबले में। तो इन सारी सिचुएशन से मुझे ऐसा लगता है कि ईरान और पाकिस्तान अपने आप को अमेरिका की इस शिकस्त के बाद इस खित्ते के अंदर एक मेजर प्लेयर तस्वुर कर रहे हैं और दोनों की ये कोशिश है कि उनमें क्लैश ऑफ इंटरेस्ट ना हो, वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए इस खित्ते को एक नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की तरफ ले जाए। और जहां तक अमेरिका के साथ पाकिस्तान की रिलेशनशिप है वो मुझे लगता है कि ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। अमेरिका पे पाकिस्तानी उतना ट्रस्ट नहीं करते जितना वो चीन पे या ईरान पे ट्रस्ट करते हैं। उसका रीजन ये है कि अगर इनकी पास्ट की हिस्ट्री देखें तो अमेरिका ने जब उन्हें पाकिस्तान की जरूरत पड़ी उसका इस्तेमाल किया और जिस दिन जरूरत खत्म हुई उस दिन उन्हें पिक आउट कर दिया। ये उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और उसी की वजह से जितनी भी पाकिस्तान की पॉलिसी मेकर्स है या जो उनको जो भी अभी जिनके हाथ में पाकिस्तान की बागडोर है, मेरी नजर में वो अपने आप को जो अभी मैंने आपसे अर्ज किया वो चाहते हैं कि चीन के, ईरान के, रशिया के और तुर्की या सऊदी अरब के साथ मिलके एक नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में अमेरिकन विड्रॉल के बाद इस खत्ते को लेके जाए। और ईरान की सिर्फ पाकिस्तान से इन सारे अरब और तुर्क कंट्रीज के बीच में ऐसी रिलेशनशिप है जिसपे वो ट्रस्ट कर सकते हैं इस स्कीम को और इस आर्किटेक्चर को आगे बढ़ाने में। उनका वो ट्रस्ट ना अर्दवान के साथ है, ना सऊदी अरब के साथ है और ना किसी और अरब कंट्री के साथ है, क्योंकि जिस तरह की रिलेशनशिप उनकी शुरू से रही है। तो मेरा ऐसा असेसमेंट है कि ये दोनों मुल्क अपने आप को अमेरिका की शिकस्त के बाद इस खत्ते के अंदर एक मेजर प्लेयर कंसिडर कर रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ हमाहंगी के साथ इस खत्ते को एक नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की तरफ ले जा रहे हैं जिसमें चीन की और रूस की इनको मदद हासिल है। और अमेरिका के साथ जो रिलेशनशिप है, अमेरिका की मजबूरी है कि आज उसे पाकिस्तान की ये बहुत सारी चीजें सहन करनी पड़ रही है कि वो ओपनली ईरान को बहुत सारा मटेरियल इंक्लूडिंग आर्म्स और एम्यूनिशन सप्लाई कर रहा है। उसके बावजूद भी आज अमेरिका इस पोजीशन में नहीं रह गया कि पाकिस्तान को सैंक्शन कर सके या उसे इस काम से रोक सके। तो मेरा ऐसा असेसमेंट है जो आपके सवाल पे। जी मुमताज। बिल्कुल सही असेसमेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बातों की तरफ आपने इशारा किया और बहुत ही बेहतरीन तज्जिया किया। और यहाँ पे जयदीप सिंह मुंदला साहब ने अभी एक बड़ी खबर दी है, बड़ी अपडेट जयदीप सिंह मुंदला साहब ने दिया एनिमी मीडिया के हवाले से। इजरायली संसद में सुरक्षा में सेंध लगी, एक घुसपैठिया 2 चौकियों को पार करते हुए स्पीकर के कार्यालय के पास पहुंच गया। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजा सिंह राजपूत साहब, बहुत दिनों बाद उनका मैं कोई मैसेज पढ़ रहा हूं, हालांकि वो लगातार आते हैं मैसेज देते हैं। उनका मक्का जो अलायंस हुआ है वहां पे पैक्ट है उसमें शामिल हो सकता है ईरान। ईरान ने निमंत्रण मिलने का किया दावा। मक्का गठबंधन है पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब। हालांकि इस पे हम बात कर चुके थे। 24 अगस्त को तेहरान का दौरा करेंगे आसिम मुनीर। आसिम मुनीर 14 अगस्त नहीं 24 यानी कल जो है वो करेंगे, ये हमने भी बता दिया था। बहरहाल तो ये देखिए अभी ईरान ने कहा है कि हम बताएंगे, अभी हम इस पे गौर फिक्र कर रहे हैं और ये उनका हक है कि वो गौर फिक्र करें। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं फिरोज बख्त अहमद साहब जो कि सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कॉलम निगार है, जर्नलिस्ट है, मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे हैं और मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। तो मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ।
अब्दुल वाहिद साहब कई बार हमसे जुड़े, हालांकि वो बाहर है, सफर पे है, मैं समझ रहा हूँ उनकी परेशानी है, लेकिन एक कमेंट मैं चाहता हूँ कि अब्दुल वाहिद साहब देख लेता हूँ क्या क्या किस तरह का सूरत हाल देख रहे हैं आप इस वक्त, अब्दुल वाहिद साहब? मुमताज भाई, इस वक्त जो है सूरत हाल जैसा कि मैंने बताया था कल, आवाज आ रही है, क्लियर है जी? जी जी जी। इस वक्त जो है सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। वाज़ेह इसलिए नहीं है क्योंकि जैसा कल मैंने आपके प्रोग्राम में जो बात बताई थी वही है कि इस वक्त जो है सूरत हाल ये है कि अमेरिका और यूरोप वो बहुत बड़ा षड्यंत्र उन्होंने मिडिल ईस्ट कंट्रीज के खिलाफ रचा। इस वक्त एक तरफ ईरान को रखा है फंसा के, दूसरी तरफ आप देखिए रावलपिंडी के अंदर रिवोल्ट हो रहा है मिलिट्री के अंदर। कल मैं ये बात आपके प्रोग्राम में सेकेंड राउंड के अंदर बताने वाला था, लेकिन वो बात नहीं हो पाई। तो वो जो है कुछ इंटरनेट वगैरह की कनेक्टिविटी का था इशू। तो इस वक्त जो है सूरत हाल ये है। तो वहां ये है कि हमें जल्द अज जल्द कभी भी ये खबर मिल सकती है सुनने को कि पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री के अंदर भी रिवोल्ट हो गया है। रावलपिंडी के अंदर जो कि वहां का जनरल मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है, वहां पे बहुत सारी जो है वहां पे डिप्लॉयमेंट हुआ है। तीसरे ये है कि देखिए अमेरिका जो है उसकी स्ट्रेटजी क्या है। अमेरिका नहीं चाहता कि उस रीजन का या उनका कोई भी एलाई वो जो है कहीं पे स्टेबिलिटी हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे तुर्किया हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे ईरान हो, कोई भी हो। उसका बेसिक रीजन यह है, मैंने कई बार बताया है कि ये जो सरमायादाराना निजाम है, ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, ये चाहता ये है कि पूरे वेल्थ पर जितने रिसोर्सेज हैं पूरे वर्ल्ड के, उन सब पर कंट्रोल किया जाए। एक तरफ ईरान को घेरना है इनको, दूसरे अरबों को ये जो है एक लॉलीपॉप देंगे कि भाई नहीं, हम एक पैरेलल रूट भी खोल रहे हैं, हमारी बातचीत चल रही है कतर से, बहरीन से, कुवैत से, सऊदी से, फला फला से। कोई बातचीत नहीं चल रही है इनकी। ये एक धोखा है, फरेब है। कई बार अमेरिका ऐसा बोलता है, कुछ रिपोर्ट्स आती है मीडिया के अंदर कि आधी रात के अंदर उन्होंने अपना पूरा सिस्टम नेविगेशन का जाम करके अचानक कुछ जो है बहुत सारे शिप निकल रहे हैं वहां से, कार्गो शिप, ये सारे के सारे फ्रॉड। बहुत सारी न्यूज इस तरह की कुक्ड अप स्टोरीज जो है वो प्रमोट की जा रही है बहुत सारे जराये से। तीसरे ये है कि बहुत सारी अफवाहें हैं कि भाई ईरान के अंदर ये हो रहा है, सीरिया के अंदर ये हो रहा है। देखिए जो बात मैंने कल कही थी, तुर्किया के बहुत मुखालिफ हैं, फ्रांस मुखालिफ है, यूनान मुखालिफ है, साइप्रस वाले इशू पे जो है पूरा यूरोप मुखालिफ है तुर्किया का। तो हमें कई बार लगता है, कल मैं राशिद भाई को जो है सुन रहा था, मैं थोड़ा सा कंट्राडिक्ट करना चाहूंगा उसमें, माजरत चाहते हुए। हमें कई बार लगता है कि भाई फला आदमी ये नहीं कर रहा, फला आदमी वो नहीं कर रहा है। ठीक है, रिएक्ट नहीं कर रहे होंगे, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है इसकी, लेकिन सबकी सर्टेन लिमिटेशंस हैं। हम चाहते ये हैं कि फौरन तुर्की आए, बमबारी कर दे, इसराइल पे लेके जो है उसको जो है बर्बाद कर दे। एक चीज हम पर ये वाज़ेह होनी चाहिए कि तुर्किया जो है अभी भी मुस्लिम मुल्क होने की कीमत चुका रहा है, वरना वो अभी तक यूरोपीय यूनियन का मेंबर बन चुका होता। तो कई सारी चीजें हैं, अगर तुर्किया फुल्ली क्रिश्चियन होने का भी ऐलान कर दे, फिर भी इनको यूरोपीय यूनियन में शामिल नहीं किया जाएगा। तो बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। तुर्किया को भी ये सारी पावर्स कमजोर करना चाहते हैं। तो इस वक्त जो है सूरत हाल ये भी है। तो इस पूरे रीजन के अंदर अमेरिका और पूरा यूरोप चाहते ये हैं कि जिस तरह उनके यहाँ खलफशार मचा हुआ है, वैसे ही जो है इंस्टेबिलिटी इस पूरे रीजन के अंदर क्रिएट हो, और जिस किसी भी तरह से हो इसराइल का एक्सपेंशन हो, इसके लिए एक रास्ता दिया जाए। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी है, इनको बहुत क्लोजली वॉच करने की जरूरत है।